इस पॉइंट आई एम सोनाली। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा सेक्शन रहता है यह आपका जो जितनी परीक्षाएं हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम वही आपको दिखाते हैं। चलिए, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपको यूपीएसआई के जो नोट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम जो कि 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं यह सभी की सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह है जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख जो संस्थाएं हैं इसके जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है यह सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आयात स्थिति में जो आपात स्थिति होती है इसकी घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ऑप्शन आपके पास 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 महीनों के भीतर या फिर 6 माह के भीतर। आपको बता दें कि जब आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसका जो अनुमोदन है संसद के जो प्रत्येक सदन है इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 माह के भीतर ही हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के भाग 4 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के एक पहला भाग है उसके तहत कई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा यह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद क्या हो एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। ऑप्शन आपके पास संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उप महासभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपको पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके पद पर जब खाली हो तब जो इसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे यही क्या करेंगे, अस्थायी रूप से काम करते हैं। कब करते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त यानी कि खाली होने की स्थिति में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि राष्ट्रपति के जो स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोग निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन आपके पास भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर भारत का अटॉर्नी जनरल। आपको बता दें कि जो भारत के राष्ट्रपति का जब पद भरने के लिए जो निर्वाचन आयोग है वह कौन करता है, तो इसका जो निर्वाचन है वह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद भरने के लिए निर्वाचन आयोग का भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इस आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया जाता है। यह आयोग संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य मंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने व उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि अनुच्छेद 332 के अंतर्गत इस आयोग का प्रावधान दिया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग का भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। मतलब कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इसे पद को भरा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन है आपके पास 35 वर्ष, 60 वर्ष,
या फिर 55 वर्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कि 35 वर्ष है। आप सभी चीज़ जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना आवश्यक है। यह अनुच्छेद 58 के में क्या कहा है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने से संबंधित। कौन सा अनुच्छेद है? 58 है। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य जो अर्हताओं में भारत के नागरिकता लाभ के जो शर्तें हैं वह क्या है, वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता शामिल हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। इस तरह की क्या है, ये प्रावधान दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन आपके पास 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर अनिश्चित काल के लिए। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, यानी कि जो आदेश दिया गया है, वह कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6 महीने के लिए क्या रहता है, लागू रहता है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तात्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति इस प्रकार के जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू कर सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए लागू कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति कर प्रवर्तक में नहीं रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि यह अनुच्छेद 123 के तहत कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन है आपके पास चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। जो वैदिक लोग थे, इनके द्वारा जो धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वह क्या था? तांबा। तांबा का ही वैदिक लोगों के द्वारा जो तांबा ही धातु थी जिसका प्रयोग पहले किया गया था। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। आपको यह भी याद रखना है कि ऋग्वैदिक के जो लोग थे, इन्हीं के द्वारा ही सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद के आयस नामक धातु का उल्लेख है। ऋग्वेद में किसका? आयस नामक धातु का उल्लेख, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों ने इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य इसे लोहे से परिचित नहीं थे। आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद के आर्य थे, यह लोहे से परिचित नहीं थे। उन्होंने तांबे का ही सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य या फिर कोरु। आपको बता दें कि जो बुद्ध का जो वंश था वह था शाक्य। शाक्य वंश के क्या थे? बुद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। आपको याद रखना है कि जो यह कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। कौन? महात्मा बुद्ध। इनका वंश क्या था? इनका वंश था शाक्य वंश। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। आपको बता दें क्यों जो कि लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आइए देखते हैं। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख उसे क्या कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमरा देवी। आपको याद रखना, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमरा देवी था। और लिच्छवी दोहित्र जो है, लिच्छवी दोहित्र यह समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन आपके पास वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, भोज यानी कि मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज कहा गया है, जो मिहिर भोज उन्हें भोज कहा गया है। और दंती दुर्ग। आपको बता दें कि जो प्रतिहार वंश के महानतम राजा कहे गए हैं। क्यों? प्रतिहार वंश के महंतम राजा, यानी कि जो दंती दुर्ग है, इन्हें ही कहा गया है प्रतिहार वंश के महंतम राजा। आइए देखते हैं। प्रतिहार वंश के महानतम राजा किसे कहा गया है?
मरिहार भोज प्रथम था। कन्नौज का अधिकार के लिए उसने पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्णद्वितीय के साथ होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। आपको यह भी याद रखना है जो कि आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने की थी, प्रतिहार वंश के राजा थे। क्या नाम था उनका, मिहिर भोज प्रथम। इन्होंने ही आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके पास 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी या फिर 1406 ईस्वी। आपको बता दें कि जब दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सुल्तान जो सुल्तान है उनका शासन प्रारंभ हुआ था। जैसा कि आपने देखा दिल्ली जो सल्तनत है इसका शासन 1206 ईस्वी में शुरू हुआ। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासन था। कौन थे यह दिल्ली के पहले तुर्क शासन थे? आपको याद रखना है कि दिल्ली के पहले क्या थे, तुर्क शासक। इसे भारत का तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक क्या माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, आज का प्रश्न आपके लिए है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्रय है? ऑप्शन आपके पास सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफों संतों को सर्वश्रेष्ठ, या फिर सूफियों की जो अवस्थाओं हैं उसके लिए लड़ने वाला परमवादी शिक्षक। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसके बारे में आप जितनी भी जानकारी हमें दे सकते हैं वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।